हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका 27 फरवरी को साइंस का एग्ज़ाम है। मतलब साइंस का पेपर आपका 27 फरवरी को है। और बच्चों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपका जो साइंस का पेपर है ये 70 नंबर का आता है, 70 नंबर का आता है। तो बच्चों, इसमें से आपको पता है कि जो आपका फिजिक्स वाला पार्ट है ये भैया 25 नंबर का पूछा जाता है। और जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये पूछा जाता है 20 नंबर का। और जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है ये भी भैया आपका पूछा जाता है 25 नंबर का। तो कुल मिला के आपका 70 नंबर का भैया पेपर आता है बच्चों। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों देखिएगा, इस बार आपका जो बोर्ड परीक्षा में कुछ बदलाव हुआ है। तो बदलाव ये हुआ कि आपका प्रत्येक पेपर जानते हो उसके शुरुआती जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू आते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन अब की बार क्या है, आपके शुरुआती 20 क्वेश्चन जो हैं प्रत्येक परीक्षा में जानते हो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना रहता है। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बच्चों, इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। 100% गारंटी है कि इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। ठीक है बच्चों, इनको चाहे रट लेना, चाहे जैसे भी इनको तैयार कर लेना, बट इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना। और आपके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन हैं इसमें से आपको जो है भैया मिल जाएंगे। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर आपको हम 20 एमसीक्यू के जो क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों ये भी जान लीजिएगा कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी से कितने कितने आएंगे। तो बच्चों देखिएगा, आपका जो फिजिक्स वाला पार्ट होगा, फिजिक्स वाला पार्ट, तो बच्चों इससे आपके 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 7 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा बच्चों, इससे आपके आएंगे 6 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका बायोलॉजी वाला पार्ट होगा बच्चों, इससे आपके आएंगे 7 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो कुल मिला के देख लीजिएगा, आपका 7 6 13 7 20, तो आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों बिल्कुल इसी पैटर्न में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के 7, केमिस्ट्री से 6 और बायोलॉजी से आपके 7 क्वेश्चन। तो बच्चों आज आपको यहाँ पर मैं 7 6 13 7 20 मतलब 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें फिजिक्स के 7 होंगे, केमिस्ट्री के 6 होंगे, बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों इनको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेना। ठीक है, चाहे जैसे इनको रट लेना, बट इनको अच्छे से तैयार करके जाना। 100% एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चों देर ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। तो बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर पूछा गया आपसे कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। आपको बताना है जल का होता है, हीरा का होता है, कांच का या फिर तारपीन का तेल का होता है। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो बच्चों देखिए, जो आपका हीरा होता है, क्या होता है? हीरा। तो हीरा भैया होता है सबसे कठोर होता है और इसका अपवर्तनांक जानते हो भैया होता है 2.42 होता है। अगर बात करें हम जल की, तो बच्चों भैया जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33, कितना होता है? 1.33 होता है। और अगर यही बात हम कांच की करें, साधारण कांच की, तो भैया कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52 होता है। और जो आपका तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल, तो इसका अपवर्तनांक बच्चों होता है 1.47 होता है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जो हीरा है ना, इसका अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हीरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भैया इसे डायमंड बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो डायमंड है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई असुविधा ना हो, दोनों लोग आसानी से समझ जाएं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो बच्चों ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है ना, इसे बच्चों कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या आर है ना, ये फोकस दूरी के दोगुने के क्या होती है बच्चों? बराबर होती है, जहाँ एफ क्या है? फोकस दूरी है। इस संबंध को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि एफ इजकल टू R/2। ये फिर इसे कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है ना,
ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती, या फिर ये कहें कि जो वक्रता त्रिज्या होती ना वो फोकस दूरी के दोगुने क्या होती, बराबर होती। तो बच्चों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है r=2f बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर दे रखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस अथवा उत्तल दर्पण। तो बच्चों देखिएगा, जब आंखों में मुख्यतः दो प्रकार का दोष होता है। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, कौन सा भैया होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक आपका होता है दूर दृष्टि दोष। जरा समझिएगा। तो बच्चों इन दोषों को दूर करने के लिए हम चश्मे में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का यूज नहीं करते, मतलब दर्पण का यूज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन यहाँ पर बचा है अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो बच्चे अधिकांशतः इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवतल लेंस सही होगा या फिर उत्तल लेंस सही होगा। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं निकट, अभी हम बात कर रहे हैं आपको शब्दों की। तो एक निकट शब्द है और दूर शब्द, मतलब एक निकट दृष्टि दोष होता है और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ देखिएगा, निकट शब्द क्या है आपका, बड़ा है, दूर शब्द क्या है, छोटा है। चलिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हम शब्द की बात करें। निकट शब्द आपका बड़ा है और दूर शब्द आपका क्या है, छोटा है। वैसे ही अवतल और उत्तल में आ जाओ। ठीक है, देखो लेंस ही यूज किए जाते हैं, आपका दर्पण हम यूज नहीं कर सकते चश्मे में। तो यहाँ पर अवतल और उत्तल की बात करते हैं। तो अवतल शब्द क्या है, बड़ा है, उत्तल शब्द क्या है, छोटा है। आपको याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं। तो निकट शब्द बड़ा है तो बड़े के साथ बड़ा शब्द आएगा, मतलब क्या आएगा, अवतल, क्या आएगा, अवतल आएगा। ठीक है, और जो आपका दूर शब्द छोटा है इसके साथ भैया क्या आएगा, उत्तल, उत्तल क्या है, छोटा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम चश्मे में अवतल लेंस का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, अवतल लेंस यूज करेंगे। और जब बच्चों दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको दूर करने के लिए हम चश्मे में उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष में होता है क्या, निकट दृष्टि दोष में होता यह है कि आपको निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ गए होंगे। अब आपको हम बताते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वक्ता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या फिर ध्रुव पर। तो बच्चों जब आपने इमेज बनाना सीखा था तो आपको वहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर अवतल दर्पण के फोकस पर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी इमेज जानते हो कहाँ बनेगी, उसकी इमेज भैया बनेगी अनंत पर। कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनंत पर, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी भैया, उसकी इमेज बनेगी अनंत पर बनेगी। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है, आपको बताना है ऊर्जा का होता है, शक्ति का होता है, चुंबकीय क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हो किलोवाट घंटा। तो बच्चों पहले आप देख लीजिएगा वाट, जो वाट होता है ना बच्चों, ये वाट मात्रक होता है शक्ति का। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, और जो आपका किलोवाट होता है ना, किलोवाट, तो बच्चों ये भी क्या होता है, शक्ति का ही मात्रक होता है। किलोवाट भी किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। बट किलोवाट क्या होता है, शक्ति का बड़ा मात्रक होता है। शक्ति या सामर्थ्य इसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भैया इसे पावर बोलते हैं। ठीक है, वाट या फिर किलोवाट दोनों ही शक्ति के मात्रक हैं। तो अगर इसमें हम घंटा लगा दें, क्या लगा दें, घंटा लगा दें, ठीक है, तो ये किलोवाट घंटा बन जाएगा। तब ये मात्रक आपका हो जाएगा ऊर्जा का। किसका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा। तो किलोवाट घंटा जो भी यह मात्रक होता है, ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एनर्जी।
तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। तो अगर वाट का है या किलोवाट का है तो ये मात्रक आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य का होगा, लेकिन किलोवाट घंटा का है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, किलोवाट घंटा का है तो ये मात्रक होगा ऊर्जा का भैया, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, आपसे पूछा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है। तो बच्चों देखिएगा, फ्लेमिंग ने अपने हाथ से हमें दो नियम दिए हैं। एक तो इनका है बाएं हाथ का नियम, कौन सा है, बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और एक इनका भैया नियम है दाएं हाथ का, इनका एक भैया नियम है दाएं हाथ का, जरा समझिएगा, दाएं हाथ का नियम। तो आपको याद कैसे रखना है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो आपको याद कैसे रखना है कि मतलब ये कौन से नियम किसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पे जो दाएं हाथ का नियम, यहाँ पर दाएं हाथ का नियम पूछा गया क्या मतलब बताता है। तो देखिए बच्चों, आपका दाएं हाथ का नियम है, तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें तो दा के बाद में क्या आता भैया, धा आता कि नहीं आता, दा के बाद में क्या आता है, धा आता ना। तो दाएं हाथ के नियम जानते हो, तो जो दाएं हाथ का नियम भैया ये बताएगा धारा की दिशा को, क्या बताएगा, धारा की दिशा को, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा, क्या बताएगा भैया, प्रेरित धारा की दिशा बताएगा। जबकि जो बाएं हाथ का नियम, इसमें ये बा आपका अक्षर आता है, तो बा से आपका होता है बल, क्या होता है, बल, ठीक है। तो बाएं हाथ का जो इनका नियम वो चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो दाएं हाथ का नियम है ये धारा की दिशा को बताता है। ध्यान रखिएगा, याद रखने की ट्रिक ऐसे है कि दा के बाद में धा आता है, तो दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा को बताएगा, और जो बाएं हाथ का नियम वो बल की दिशा को भैया बताएगा। तो भैया अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो अगला क्वेश्चन भैया दिखाई पड़ रहा है, आपसे पूछा गया, ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। पूछा है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ होगा। तो जब ओम के नियम का सत्यापन मैंने किया था तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ग्राफ आपको मिला था, जो ग्राफ आपका विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया था। तो ये ग्राफ आपको भैया एक सरल रेखा मिलता है, मतलब एक सीधी रेखा मिलता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों। तो इसे जानते हो, इसे बच्चों वीआई ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीआई ग्राफ। तो कभी कभी बच्चों पूछ लिया जाता है कि वीआई ग्राफ हमें क्या देता है, वीआई ग्राफ से हमें क्या मिलता है। तो भैया वीआई ग्राफ से हमें क्या मिलता है, प्रतिरोध का मान, किसका मान मिलता है भैया, प्रतिरोध का मान मिलता है, ठीक है। तो आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ओम के नियम के अनुसार भैया धारा विभवांतर में जो ग्राफ होता है क्या आता है, एक सरल रेखा आता है, ठीक है। तो बच्चों ये फिजिक्स के हमारे 7 क्वेश्चन थे, हो गए। अब देखते हैं हमारे केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन हमसे क्या पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, आपसे पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया। तो बच्चों एक बात हम आपको बता दें, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ की जो पीएच वैल्यू है 0 से लगा करके 6.99 तक आती है, ठीक, तो वो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय, क्या होगा, अम्लीय होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अम्लीय होगा। और अगर किसी की वैल्यू पीएच वैल्यू, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 आती है ना, तो वो जानते हो क्या होगा, तो वो उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। और किसी की पीएच वैल्यू जो 7.1 से लगा करके 14 तक आती है, तो वो क्या होगा बच्चों, तो वो होगा क्षारीय होगा, ध्यान रखिएगा, तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो बच्चों जानते हो, जो आपका शुद्ध जल होता है ये होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल बच्चों उदासीन होता है, तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। उदासीन अगर है तो इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी पदार्थ की वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, अगर 7 है तो वो उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, फिर वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी समझ लिया। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता है, आपको बताना है कार्बन परमाणु की संयोजकता। तो बच्चों कार्बन परमाणु की जो संयोजकता, इसे वैलेंसी कहते हैं भैया, 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी समझ लिया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। हाँ बच्चों देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है। ये पूछा गया कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है।
श्याम श्वेत मतलब जानते हो इसे क्या कहते हैं, इसे भैया कहते हैं ब्लैक एंड वाइट, क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, जब पहले के ज़माने में जब बहुत अच्छे अच्छे कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर जानते हो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आते थे, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो खींचे जाते थे। तो वही श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा रसायन आपका प्रयुक्त होता है, आपको बताना है कि AgCl, लेड नाइट्रेट, या फिर फेरस सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों देखिएगा इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। तो भैया श्याम श्वेत फोटोग्राफी मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपका सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला क्या होगा, सी होगा। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर AgCl आपके ऑप्शन में ना हो तो हो सकता है वहाँ पर आपको AgBr दे रखा होगा। ठीक है, तो AgBr भी क्या है, इसका भी यूज किया जाता है भैया सिल्वर ब्रोमाइड का। तो ध्यान रखिएगा अगर AgCl आपके ऑप्शन में नहीं है तो अगर AgBr दे रखा तो आप AgBr को वहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। तो सबसे पहले बच्चों इसका सूत्र देख लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है, C2H5OH। तो बच्चों इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जानते हो क्या, CH3CH2 और OH। ठीक है, इसको इस तरीके से CH3CH2OH तरीके से भी यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। तो अच्छा देखिएगा इसमें 2 कार्बन, कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए भी हम मूल शब्द यूज करेंगे, हम एथ क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे। ठीक, प्लस इनमें समय क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे जानते हो, एन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। प्लस आपका OH लगा हुआ है, तो OH के लिए बच्चों हम लगाते हैं ऑल, क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो आपका यहाँ से जानते हो क्या बन गया, आपका यहाँ से बन गया एथेनॉल, क्या बन गया, एथेनॉल। तो बच्चों C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नेम जानते हो क्या होता है, यह होता है एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल। देखो यहाँ पर एथेनॉल भी लिखा हुआ है, एथेनॉल, तो ये ना समझना कि मिस्टेक हो गया होगा, ये मिस्टेक नहीं हुआ, एथेनॉल आपका अगला ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या होगा, एथेनॉल। तो आपका राइट आंसर होगा भैया सी वाला, एथेनॉल क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने इसका सूत्र भी बता दिया किस तरीके से इसे ब्रेक करना है, और इसका सूत्र तो आप समझ ही गए होंगे। इसका नाम क्या होता है, IUPAC एथेनॉल होता है। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, मतलब धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा आपको टिक करना है। तो बच्चों देखिएगा धोने का जो सोडा होता है इसे धावन सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धावन सोडा, इसका नाम धावन सोडा पे ध्यान रखिएगा। और इसका भी जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम जानते क्या होता है, इसका रासायनिक नाम भैया होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, इसका भैया सूत्र होता है Na2CO3 इंटू टेच2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर भैया। इसमें 10 अणु क्या होते हैं, जल के होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें 10 अणु भैया जल के होते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, नहीं करती भी यहाँ पे पूछा गया। ध्यान दीजिए अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, तब भी कंफ्यूज मत होना, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, नहीं तो क्या होता है जल्दबाजी में क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जब आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी भैया, जब अपनी पढ़ी थी सक्रियता, देख लीजिएगा सक्रियता श्रेणी भैया, तो सक्रियता श्रेणी भैया बच्चों आपने पढ़ा था इसमें कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती है, क्या होती हैं, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, ठीक है, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं।
ठीक है। बट जो धातुएं क्या होती है, हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। तो जो देखेगा आपका यहाँ पर जो आयरन है Fe, आपका जिंक Zn, आपका मैग्नीशियम Mg, ये सभी जो धातुएं जानते हो हाइड्रोजन से ऊपर होती है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या होती है, ऊपर होती है। बट आपका जो कापर है Cu, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन से भैया नीचे होता है, तो ये गरीब होता है। तो क्या करता है, तो ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। जबकि आपका आयरन मतलब Fe, Zn, जिंक और Mg मैग्नीशियम, ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है। तो जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगी वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। बट जो हाइड्रोजन से नीचे होगी वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो बच्चों आपके केमिस्ट्री के भी 6 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन अब सभी हो गए। अब देखते हैं कि हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन हमसे क्या पूछेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो भैया इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है टायलिन, ये क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्या है आपका राइट आंसर है टायलिन। तो टायलिन जो होता है ये लार में पाया जाता है। ये टायलिन एंजाइम जो होता है लार में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है जानते हो, इसका काम होता है स्टार्च, स्टार्च के पाचन में ये मदद करता है। स्टार्च के पाचन क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो लार में है टायलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा या फिर मज्जा द्वारा, किसके द्वारा होता है। तो बच्चों देखिएगा, जो आपका फ्लोएम होता है ना, तो फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ध्यान रखिएगा, फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। जबकि जो आपका जाइलम है ना, तो जाइलम के द्वारा बच्चों जल का स्थानांतरण होता है। किसका, जल का। जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, भोजन के स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर होगा। यह दे रखा है फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में आपने दूसरा क्वेश्चन भी समझ लिया कि जाइलम जो होता है ना, तो जाइलम के द्वारा जल का स्थानांतरण होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा होता है आपका भोजन का स्थानांतरण। और ध्यान रखिएगा, फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होता है जानते हो, ये भैया सुक्रोज के रूप में, किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरण होता है। ठीक है, पूछ देता क्वेश्चन आपसे कि पौधों में जो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण होता है भोजन का, ये किसके द्वारा मतलब होता है। ठीक है, तो सुक्रोज किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। कभी कोई क्वेश्चन भैया ऐसा पूछ देता है कि पुष्प के जो भाग होते हैं उनके नाम लिखना आपको। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा, पुष्प के जो भाग होते हैं ना, ये 4 भाग होते हैं। कौन से, कितने भाग होते हैं, पुष्प में भैया 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा। एक भैया आपका होता है स्त्री केसर, क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक है, दूसरा भैया होता है पुंग केसर, कौन सा होता है, पुंग केसर होता है। ठीक है, और आपका भैया होता है दलपुंज, क्या होता है, एक होता है आपका दलपुंज, और एक आपका भैया होता है बाह्य दलपुंज, क्या होता है, बाह्य दलपुंज होता है। जो एक स्त्री केसर होता है, एक पुंकेसर होता है, एक दलपुंज होता है, एक होता है बाह्य दलपुंज होता है। ध्यान रखिएगा। तो भैया पुष्प के 4 भाग होते हैं, चारों भागों को मैंने नाम लिख दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पुष्प के 4 भागों के नाम लिखिए, तो आपको ये नाम याद भी रखने हैं, हो सकता है नाम लिखने के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देखिएगा, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो बच्चों न्यूटन ने तो इसका नियम नहीं दिया था, तो इसका नियम दिया था भैया मेंडल ने। किसने दिया था, मेंडल ने। इनका पूरा नाम था बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया यहाँ पर कि यकृत स्रावित करता है, यकृत जो है स्रावित करता है।
तो बच्चों देखिए, यकृत जो होता है ना, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो यकृत जो होता है बच्चों, ये पित्त रस, क्या होता है? पित्त रस स्रावित करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। यकृत जो है पित्त रस भी स्रावित करता है। अब पित्त रस इकट्ठा कहाँ होता है जानते हो? पित्त रस जो बच्चों होता है, ये पित्ताशय है। क्या होता है? पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन का स्तर जब कम हो जाता है या डाउन हो जाता है, हीमोग्लोबिन का स्तर जब कम हो जाता है ना, तो जानते हो मैं तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, मतलब श्वसन में दिक्कत होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? श्वसन में। किस में निभाता है? श्वसन में। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर। इसे इंग्लिश में भैया रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? श्वसन में होती है, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। हमसे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, या फिर साधारण कार्बोनेट, या फिर जटिल कार्बोनेट। तो बच्चों जो हार्मोन आपका है ना, ये होते हैं प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो पहला वाला क्या है? राइट आंसर होगा। तो बच्चों ये आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनको अच्छे से आप तैयार करके जाना, ठीक है। अच्छे से इनको तैयार कर लेना। 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन इनमें से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं।